नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक शुक्ला आज फिर उपस्थित हूं लोक सेवा आयोग और व्यापम की परीक्षाओं की तैयारी की सीरीज में। हम इस सीरीज में भारत के संविधान के बारे में बात कर रहे हैं और पिछले कुछ वीडियो से हम संविधान में मौलिक अधिकारों की चर्चा कर रहे हैं। आज हम ये चर्चा जारी रखेंगे और संविधान में अनुच्छेद 20 से 21 क तक के बारे में बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने के पहले मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि आपको हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिलता रहे। अनुच्छेद 20 पहले मैं पढ़कर सुनाता हूं। अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। यदि कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए तब तक दोष सिद्ध नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि उसने ऐसा कोई कार्य करने के समय जो अपराध के समय आरोपित है किसी प्रवृत्त विधि का अतिक्रमण नहीं किया है या उससे अधिक शास्ति का भागी नहीं होगा जो उस अपराध के किए जाने के समय प्रवृत्त विधि के अधीन अधिरोपित की जा सकती थी। दूसरा, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए बार बार अभियोजित नहीं और दंडित नहीं किया जा सकता। और तीसरा, किसी अपराध के लिए अभियुक्त को किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। तो आइए हम अनुच्छेद 20 की व्याख्या करते हैं। इसके 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा है कि डबल जेपैरिटी नहीं होगी, मतलब एक ही अपराध के लिए 2 बार ना तो अभियोजित किया जाएगा ना दंडित किया जाएगा। दूसरा है कि सेल्फ इंक्रिमिनेटरी नहीं होगा, अपने खिलाफ आप गवाही देने के लिए बाध्य नहीं है। और तीसरी चीज है जो एक्चुअली इसमें पहली चीज है वो ये है कि एक्स पोस्ट फैक्टो कानून के अंतर्गत आपको दोषी नहीं ठहराया जा सकता और एक्स पोस्ट फैक्टो कानून के अंतर्गत आपको अधिक सजा नहीं दी जा सकती। समझना यह होगा कि विधायिका को एक्स पोस्ट फैक्टो कानून बनाने का अधिकार है। यदि ऐसे एक्स पोस्ट फैक्टो कानून अतीत में किए गए अपराधों को प्रभावित करते हैं तो अनुच्छेद 20(1) में इस प्रकार के कानूनों से अभियुक्तों की रक्षा की जाती है। अपराधों पर अपराध करने के समय का कानून ही लागू होता है। भविष्य में कानून में संशोधन करने पर संशोधित कानून पूर्व में किए गए अपराधों पर लागू नहीं होगा। रतनलाल बनाम पंजाब राज्य के प्रकरण में सितंबर 2020 में रेप किया गया था। उस समय रेप की सजा 7 साल थी। बाद में संशोधन से सजा को 10 साल तक बढ़ा दिया गया। इस मामले में अपराधी को 10 साल नहीं बल्कि 7 साल की सजा काटनी होगी। लेकिन यदि संशोधन में सजा को कम करके 5 साल कर दिया गया होता तो अपराधी को 7 साल नहीं बल्कि 5 साल की सजा काटनी होती। इसका मतलब यह है कि सजा कम करने के लिए बाद वाला संशोधन लागू किया जाएगा। यह अनुच्छेद कार्योत्तर आपराधिक कानून के तहत केवल दोष सिद्धि या सजा को प्रतिबंधित करता है, ट्रायल को प्रतिबंधित नहीं करता। इस प्रावधान के तहत निवारक निरोध के मामले में भी सुरक्षा नहीं मिलती है। अनुच्छेद 20 की सुरक्षा केवल आपराधिक कानूनों के मामले में उपलब्ध है। सिविल कानूनों में और कर कानूनों में भी यह सुरक्षा नहीं है। फिर दूसरा है अनुच्छेद 20(2) दोहरा दंड नहीं हो सकता, डबल जेपैरिटी पॉसिबल नहीं है। किसी भी व्यक्ति पर एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोग नहीं चलाया जा सकता और दंडित नहीं किया जा सकता। लेकिन दोहरे दंड से सुरक्षा केवल न्यायालय या न्यायिक प्राधिकरण के समक्ष कार्यवाही में ही उपलब्ध है, अन्य कार्यवाहियों में नहीं। थॉमस दास बनाम पंजाब राज्य में न्यायालय में माना है कि अनुच्छेद 20(2) के तहत सुरक्षा लेने के लिए 3 आवश्यकताओं की पूर्ति जरूरी है। पहला, अपराध का आरोपी होना चाहिए। दूसरा, अपराध के लिए उस पर मुकदमा चलाया गया हो। और तीसरा, अभियोजन का परिणाम सजा हो। यदि एक बार किसी अपराध के लिए सजा दे दी गई तो फिर उसी अपराध के लिए दूसरी बार दंडित नहीं किया जा सकता। S.A. वेंकटरामन बनाम भारत संघ में भारतीय सिविल सेवा के एक सदस्य ने आपराधिक विचारण के विरुद्ध याचिका दायर की थी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि विभागीय जांच में आरोप सिद्ध पाए जाने पर आपराधिक प्रकरण लगाया जाना दोहरे अभियोजन में नहीं आता है। मोहनलाल बनाम राजस्थान राज्य AIR 215 SC 2098 में न्यायालय ने कहा है कि अनुच्छेद 20 पोस्ट फैक्टो कानूनों के अंतर्गत दोष सिद्धि एवं सजा का प्रतिषेध करता है परंतु ट्रायल चलाने का प्रतिषेध नहीं करता।
इसी प्रकार ट्रायल की प्रक्रिया में पोस्ट फैक्टो परिवर्तन होने के कारण नई प्रक्रिया से ट्रायल चलाने पर कोई रोक नहीं है। मारूराम एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य 1980 AIR 2147 में न्यायालय ने कहा है कि अनुच्छेद 20(1) बाद में बनाए गए कानूनों के अंतर्गत अधिक सजा के प्रावधान से सुरक्षा देता है, परंतु रंजन लाल बनाम पंजाब राज्य में सर्वोच्च न्यायालय ने किसी अपराध की सजा अपराध करने वाले पोस्ट फैक्टो कानून को लागू करने की अनुमति दी है यदि वो कानून उस सजा को कम कर रहा है। एक ही अपराध के लिए 2 बार अभियोजन से सुरक्षा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 301 में भी प्रावधानित की गई है। अनुच्छेद 20(3) यह है कि कोई आत्म अपराध नहीं हो सकता, सेल्फ इंक्रिमिनेटरी नहीं होगा। किसी भी अपराध के आरोपी को अपने खिलाफ गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। यह प्रावधान आरोपी को पुलिस द्वारा अत्याचार से अपराध बलपूर्वक स्वीकार करने से बचाने के लिए जोड़ा गया है। यही बात CRPC की धारा 161 में भी दी गई है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 25, 26 और 27 में कहा गया है कि आरोपी या पीड़ित द्वारा दिए गए ऐसे बयान को स्वीकार नहीं किया जाएगा जो उसको खुद को नुकसान पहुंचाता है, लेकिन आरोपी सबूत के साथ अगर अपराध स्वीकार करता है तो वह साक्ष्य में स्वीकार्य है। आत्मदोष के खिलाफ सुरक्षा मौखिक साक्ष्य और दस्तावेजी साक्ष्य दोनों ही के लिए है। MP शर्मा बनाम सतीश चंद्रा के मामले में देखा गया है कि संबंधित व्यक्ति चाहे आरोपी हो या महज संदिग्ध, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20(3) के दायरे में आने वाली सुरक्षा उसे मिलेगी। लेकिन अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से जानकारी का खुलासा करने का निर्णय लेता है तो अनुच्छेद 20(3) के तहत उसे रोका नहीं जाएगा। नंदिनी सतपथी बनाम PL दानी के मामले में न्यायालय ने कहा है कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 161 पुलिस को जांच के दौरान आरोपी से पूछताछ करने का अधिकार देती है, लेकिन किसी महिला को पुलिस स्टेशन में गवाही के लिए बुलाना 160(1) का उल्लंघन है। धारा 161(2) और अनुच्छेद 20(3) ये प्रावधान करते हैं कि गवाह को जांच के दौरान स्वयं अपने विरुद्ध सवालों के जवाब देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। अब बात करेंगे अनुच्छेद 21 की। यह है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। आइए अनुच्छेद 21 की व्याख्या करते हैं। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की बात कोई नई नहीं है। इसके बीच 1215 में अंग्रेज शासक जॉन के मैग्ना कार्टा में भी मिलते हैं। अमेरिका के संविधान में भी बिल ऑफ राइट्स है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 1948 में मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वावधान में की गई थी। 1950 में मानव अधिकारों के यूरोपीय कन्वेंशन में भी यह शामिल है। विशाखा विरुद्ध राजस्थान राज्य 1997 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन को मौलिक अधिकारों की व्याख्या के लिए पढ़ा जा सकता है। यद्यपि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार विदेशियों को भी मिला हुआ है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने सर्बानंद सोनोवाल विरुद्ध भारत संघ 2005 में निर्णय दिया है कि यह अनुच्छेद विदेशियों को भारत में बसने का अधिकार नहीं देता और भारत सरकार विदेशियों को निर्वासित कर सकती है। भारत सरकार की विदेशियों को निर्वासित करने की शक्ति को यह अनुच्छेद कम नहीं करता है। प्रिवेंटिव डिटेंशन के संबंध में AK गोपालन विरुद्ध मद्रास राज्य 1950 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि अनुच्छेद 19 के अंतर्गत व्यक्तिगत स्वतंत्रता का तात्पर्य स्वतंत्र रूप से घूमते रहना नहीं है और अनुच्छेद 21 में निवारक निरोध पर प्रतिबंध नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न प्रकरणों में अनुच्छेद 21 की व्याख्या करके इसके दायरे को बहुत बढ़ा दिया है। न्यायालय ने व्याख्या की है कि जीवन का अधिकार जीवन को गरिमापूर्ण तरीके से जीने का अधिकार भी है, जिसके कारण स्वास्थ्य, श्रम, भोजन, प्रदूषण, इन सभी के बारे में न्यायालय ने व्याख्या की है। तो कुछ महत्वपूर्ण प्रकरण आज हम चर्चा करते हैं। पहला है पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम भारत संघ 2002। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि भोजन का अधिकार भी अनुच्छेद 21 में प्राण के अधिकार में शामिल है। दूसरा है सुचिता श्रीवास्तव विरुद्ध चंडीगढ़ प्रशासन
2010, इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 का दायरा बढ़ाते हुए गर्भपात कराने के संबंध में चॉइस महिलाओं की दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल मानी है। तीसरा है सुब्रमण्यम स्वामी विरुद्ध भारत संघ कानून मंत्रालय एवं अन्य 2016, इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि प्रतिष्ठा का अधिकार भी अनुच्छेद 21 का अंग है। चौथा, चंद्रा कुमारी विरुद्ध पुलिस कमिश्नर हैदराबाद 1998, इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि सौंदर्य प्रतियोगिताएं अपने आप में आपत्तिजनक नहीं है, लेकिन उनमें यदि महिलाओं का अशोभनीय चित्रण या महिलाओं का अपमान करने वाली कोई चीज है तो ये महिला अश्लील प्रतिनिधित्व अधिनियम 1986 के साथ साथ संविधान के अनुच्छेद 21 का भी उल्लंघन होगा। पांचवा, सतवंत सिंह साहनी विरुद्ध डी रामानाथन 1967, इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि विदेश यात्रा और पासपोर्ट प्राप्त करना अनुच्छेद 21 के अंतर्गत अधिकार है। छठवां, मीरा निरेश वालिया विरुद्ध तमिलनाडु राज्य 1991, इसके तथ्य ये थे कि एक महिला असामाजिक तत्वों द्वारा अपने घर को नुकसान पहुंचाने की शिकायत पुलिस से कर रही थी, तब पुलिस ने उसे अवैध तरीके से डिटेन किया और भोजन तक नहीं दिया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसे अनुच्छेद 21 का उल्लंघन माना और उसे मुआवजा देने का आदेश दिया। सातवां, सुनील बत्रा विरुद्ध दिल्ली प्रशासन एवं अन्य 1978, इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि कारागार अधिनियम 1894 जेल अधिकारियों को कैदियों को सजा देने, उनके साथ भेदभाव करने या उन्हें यातना देने का अधिकार नहीं देता है और ऐसा करना अनुच्छेद 21 में दी गई दैहिक स्वतंत्रता का उल्लंघन है। आठवां, सर्वोच्च न्यायालय ने व्यक्ति की निजता के अधिकार की व्याख्या भी अनेक प्रकरणों में की है। PUCL विरुद्ध भारत संघ 1997 में न्यायालय ने कहा है कि टेलीफोन टैपिंग से एकत्र जानकारी केवल वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा अति आवश्यक होने पर देखी जा सकती है और जब उसकी आवश्यकता न रह जाए तो उसे तत्काल नष्ट कर देना चाहिए। 6 महीने के भीतर तो नष्ट कर ही देना चाहिए। नवा, न्यायमूर्ति पुट्टास्वामी सेवानिवृत्त विरुद्ध भारत संघ 2015 में न्यायालय ने निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार माना है। इस प्रकरण में भारत सरकार की आधार कार्ड योजना को चुनौती दी गई थी। 9 जजों की संविधान पीठ ने हालांकि आधार कार्ड योजना को वैध माना, परंतु आधार अधिनियम के अनेक प्रावधानों को समाप्त कर दिया। 10वां महत्वपूर्ण प्रकरण है सर्वोच्च न्यायालय ने पंडित परमानंद कटारा विरुद्ध भारत संघ 1989 में चिकित्सा के अधिकार को अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार के रूप में मान्यता दी है और कहा है कि दुर्घटना के प्रकरणों में कोई अस्पताल या चिकित्सक किसी मरीज के इलाज से इनकार नहीं कर सकता। 11वां प्रकरण है, क्या जीवन के अधिकार में स्वयं का जीवन समाप्त करने का अधिकार भी शामिल है। पी रथिनाम विरुद्ध भारत संघ 1994 में सर्वोच्च न्यायालय की 2 जजों की पीठ ने इच्छा मृत्यु को अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार में शामिल माना था और भारतीय दंड संहिता की धारा 309 के अंतर्गत आत्महत्या के लिए प्रेरित करने के दंड को असंवैधानिक करार दिया था। लेकिन बाद में श्रीमती ज्ञान कौर विरुद्ध पंजाब राज्य 1996 में न्यायालय ने अपने इस फैसले को पलट दिया और कहा कि इच्छा मृत्यु के संबंध में केवल संसद ही कानून बना सकती है। 12वें प्रकरण की बात करते हैं। अनेक प्रकरणों में सर्वोच्च न्यायालय ने स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार को अनुच्छेद 21 में जीवन के अधिकार के अंतर्गत मान्यता दी है। सुभाष कुमार विरुद्ध बिहार राज्य 1991 में न्यायालय ने राज्य के प्रदूषण निवारण मंडल को बोकारो में स्टील फैक्ट्रियों द्वारा नदी में कचरा डालने और प्रदूषण रोकने के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश दिए थे। रूरल लिटिगेशन एंड एंटाइटलमेंट केंद्र विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य 1985 में न्यायालय ने देहरादून घाटी में अनेक चूना पत्थर खदानों को बंद करने का आदेश दिया क्योंकि वो पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही थी। इसी तरह से MC मेहता एवं अन्य विरुद्ध भारत संघ 1987 में सर्वोच्च न्यायालय ने श्रीराम फर्टिलाइजर की फैक्ट्री से लीकेज के कारण हुए नुकसान के लिए पीड़ितों को 20 लाख रुपए मुआवजा देने के आदेश दिए। इसी प्रकार MC मेहता विरुद्ध भारत संघ 2004 में न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला में खनन पर रोक तो लगाई ही, साथ ही पर्यावरण के पुनरुद्धार की मॉनिटरिंग के लिए एक समिति भी बनाई। ध्वनि प्रदूषण प्रकरण 2005 में सर्वोच्च न्यायालय ने पटाखों से होने वाले ध्वनि प्रदूषण को अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार का उल्लंघन माना है।
सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के अंतर्गत कैदियों को भी अनेक अधिकार प्रदान किए हैं। इसमें निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार, त्वरित सुनवाई का अधिकार, निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार आदि शामिल हैं। अनुच्छेद 21 और मृत्युदंड के बारे में बात करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने बचन सिंह विरुद्ध पंजाब राज्य 1980 में मृत्युदंड को वैध माना है और कहा है कि अनुच्छेद 14, 19 और 21 का यह उल्लंघन नहीं है। लेकिन न्यायालय ने कहा है कि मृत्युदंड केवल रेयरेस्ट ऑफ द रेयर प्रकरणों में ही दिया जाना चाहिए, न कि आजीवन कारावास के विकल्प के रूप में। वहीं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया विरुद्ध लक्ष्मा देवी एवं अन्य में न्यायालय ने सार्वजनिक फांसी को असंवैधानिक और अनुच्छेद 21 का घोर उल्लंघन माना है। सर्वोच्च न्यायालय ने मृत्युदंड में असामान्य देरी को यातना माना है और उसे मृत्युदंड को माफ करने का पर्याप्त आधार भी माना है। पुलिस की जाति और अभिरक्षा में मृत्यु को सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 का उल्लंघन माना है। श्रीमती नीलबती बेहरा या ललिता बेहरा विरुद्ध उड़ीसा राज्य में याचिकाकर्ता के पुत्र को पुलिस उठाकर ले गई थी। बाद में उसकी लाश रेल लाइन के किनारे मिली। आरोप था कि उसकी मृत्यु पुलिस की अभिरक्षा में हुई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रकरण में मुआवजा देने का आदेश दिया। दिल्ली डोमेस्टिक वर्किंग वुमेन फोरम विरुद्ध भारत संघ 1995 में सर्वोच्च न्यायालय ने रेप पीड़ितों के अधिकार की व्याख्या की है। न्यायालय ने कहा है कि शिकायत के लिए पुलिस स्टेशन पहुंचने पर पीड़ितों को कानूनी प्रतिनिधित्व उपलब्ध कराया जाए और उन्हें इस अधिकार के बारे में सूचित करना भी पुलिस का कर्तव्य है। दूसरा, जहां तक आवश्यक हो पीड़ितों की गुमनामी बनाए रखी जाए। और तीसरा, अपराधी को दोषी ठहराए जाने के पहले ही पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए आपराधिक चोट मुआवजा बोर्ड की स्थापना की जाए। फिर विशाखा एवं अन्य विरुद्ध राजस्थान राज्य एवं अन्य 1997 में न्यायालय ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार का उल्लंघन माना है और इसे रोकने के लिए नियोजकों के लिए विस्तृत गाइडलाइन भी जारी की है। इस गाइडलाइन के प्रमुख बिंदु हैं: नंबर 1, यौन उत्पीड़न को रोकना नियोक्ताओं और जिम्मेदार लोगों का कर्तव्य है। नंबर 2, महिलाओं के लिए सुरक्षित और उचित कार्य वातावरण प्रदान करना नियोक्ताओं का कर्तव्य है। नंबर 3, शिकायतों के निवारण के लिए एक महिला की अध्यक्षता में शिकायत समिति और शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना की जाए। नंबर 4, कदाचार के विरुद्ध की जाने वाली अनुशासनात्मक कार्यवाही के नियम भी बनाए जाएं। और नंबर 5, कामकाजी महिलाओं के अधिकारों के संबंध में जागरूकता का प्रसार भी किया जाए। इसी तरह से डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस विरुद्ध एस समुथिरम एवं अन्य 2012 में सर्वोच्च न्यायालय ने सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं से छेड़छाड़ को अनुच्छेद 21 के तहत गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार का उल्लंघन माना है और इसे रोकने के लिए गाइडलाइन जारी की है। इनकी गाइडलाइन है: नंबर 1, सभी सरकारें सार्वजनिक स्थानों पर सादे कपड़े में महिला पुलिस अधिकारियों की तैनाती करें। नंबर 2, महत्वपूर्ण स्थानों पर सीसीटीवी कैमरों की स्थापना की जाए। नंबर 3, सार्वजनिक संस्थानों और सार्वजनिक सेवा वाहनों के प्रभारी व्यक्तियों को आदेश दिया गया है कि छेड़छाड़ की किसी भी हरकत की सूचना तुरंत ही वो पुलिस को दें। और नंबर 4, सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में महिला हेल्पलाइन की स्थापना की जाए। अनुच्छेद 21 के संबंध में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि राष्ट्रीय आपातकाल में जब अन्य मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं उस समय अनुच्छेद 20 एवं अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार निलंबित नहीं होता है। इसका प्रावधान संविधान के 44वें संशोधन से 1978 में अनुच्छेद 359 में संशोधन करके किया गया है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि आपातकाल के समय भी आम लोगों को उनके महत्वपूर्ण अधिकार मिले रहते हैं, जैसा कि मेनका गांधी के प्रकरण में न्यायालय ने निर्णय दिया है। किसी की व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन का हनन विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किए बिना नहीं किया जा सकता। साथ ही यह प्रक्रिया मनमानी और अनुचित भी नहीं हो सकती है। अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 21 का की, जो है शिक्षा का अधिकार। राज्य 6 से 14 वर्ष तक की आयु वाले सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना ऐसी रीति में जो राज्य विधि द्वारा अवधारित करे उपबंध करेगा।
शिक्षा का अधिकार संविधान के 86वें संशोधन द्वारा 2002 में अनुच्छेद 21 क के रूप में मौलिक अधिकारों में जोड़ा गया है। मोहिनी जैन विरुद्ध कर्नाटक राज्य एवं अन्य 1992 में न्यायालय ने कैपिटेशन फीस लेने को प्रतिबंधित किया और कहा कि यदि संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 44 को मौलिक अधिकार के रूप में नहीं पढ़ा जाता है तो यह गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार का उल्लंघन होगा। उन्नीकृष्णन जेपी एवं अन्य विरुद्ध आंध्र प्रदेश राज्य में न्यायालय ने कहा है कि निःशुल्क शिक्षा का अधिकार 14 वर्ष की आयु तक ही सीमित है। इसके बाद इसे जारी रखना राज्य एवं संबंधितों की वित्तीय स्थिति पर निर्भर करेगा। हम आपको अंत में न्यूज क्लिक इन नाम की यूट्यूब की वीडियो चैनल पर एक वीडियो जो उपलब्ध है उसको दिखाकर करते हैं। ये क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस रीयूज अलाउड पर उपलब्ध है। आप इस वीडियो को देखिए और मुझे इजाजत दीजिए। हम मिलेंगे अगली बार और जारी रखेंगे चर्चा संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकारों के ऊपर। नमस्कार। Television kind of set up to prevent torture, but it is one of the orders of the Supreme Court which hasn't been implemented yet. And Article 21 says nobody should be prosecuted without there being a law declaring that act is a crime. But as you mentioned, there are thousands of criminal cases registered and magistrates allowed them to be prosecuted. I mean, the classic case you given is the Information Technology Act, Sector 66A, which was struck down by the Supreme Court of India as unconstitutional, but it is still being quote unquote used. Your views? 21, Article 20. Article 20 is a very, very important article as far as criminal justice administration is concerned, which we generally do not bother about it. What it says is, unless there is a definition available for a crime and a conduct that fits in that definition has been committed by a person, and unless a declared punishment is available in a criminal law, you can't take action against him. Now look at 66A. When Supreme Court has struck it down, it doesn't exist from the beginning. It is assumed that there is no such provision at any point of time. Ab initio, it is called ab initio. That means from the starting point of time when it was inserted in Information Technology Act, it is presumed to have been non-existent. That means what? There is no law to punish a person under 66A, which is struck down. And look at the thousands of cases. It is a very clear example of violation of 20 within brackets 1, not 21. 20 within brackets 1. That means Article 20, sub-article 1. It's a clear violation. You have said, in very strong language you used, you have said the right to life in this country has become an authority to kill. And you cite several examples. You talk about the rights of the victims of the pandemic, the COVID victims. You talked about migrant laborers, crores of them. And here we have the Solicitor General of India quoting the Home Secretary of India telling the Chief Justice of India, not a single migrant labor is on the highway. I mean, if there was a blatant lie that was uttered, it is this one. You're talking about how the armed forces in Nagaland ambushed ordinary citizens. You're talking about women being gang raped and the perpetrators getting away. Her body in Hathras, the Dalit woman being cremated without the consent of the family. You were talking about the hate speech that took place in a recent gathering at Hardwar. And you also talk about how a union minister of state's son, he drives a heavy vehicle into a procession of farmers and people are killed in the process, and it takes a lot of time before he's put behind bars. And you say, in these cases, in this particular case, the Supreme Court has been compelled to perform the duties of a collector, a superintendent of police, the home minister, and the chief minister.